सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है वाटरवेज। जैसे कि हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़े, रेलवेज, रोडवेज, पाइपलाइंस। तो आज हम पढ़ेंगे वाटरवेज। तो आपको जैसे पता है एंशिएंट वे से इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो वाटरवेज से ही शुरू हुआ था। चाहे अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड भी पहले सी पोर्ट्स पे ही होता था। जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा कि मेजर जो सी पोर्ट्स हुआ करते थे वो चेन्नई, मुंबई, ठीक है, मथुरा। तो ये सारे जो सी पोर्ट्स थे ये जाने माने सी पोर्ट्स थे जहाँ पे जो माल वगैरह होता था, ट्रेडिंग का जो भी माल होता था तो वो रखा जाता था, या अगर बाहर से किसी कंट्री से आता था तो वहीं पे वो लैंड करते थे। और ये जो वाटरवे था ये काफी चीपेस्ट माना जाता है पहले भी और आज भी, ठीक है। तो यहाँ के जो सेलमैन होते थे, यहाँ के जो समंदरी मतलब सफर तय करने वाले होते थे, चाहे वो नजदीक ही हो या मतलब कहीं दूर उनको जाना होता था, तो वो अपने साथ काफी चीजें कैरी करते थे, काफी कॉमर्स लेते थे। कॉमर्स का मतलब कि वो बिजनेस को एक्सपैंड करते थे। और इतना ही नहीं, ये वाटर ही वे ही था जहां से इंडिया की जो हिस्ट्री है वो चेंज हो गई, या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में कुछ ऐसी चीजें आने लगी जो इंडिया की अपनी नहीं थी। चाहे फॉर एग्जांपल हम खाने का ही देख लेंगे तो कुछ ऐसी डिशेस थी जो एशियन की दूसरी कंट्री से आई और वो इसी वाटरवे से हमने शेयर किया। हम एक दूसरे का कल्चर देखते थे, उसको अपनाते थे, मर्चेंट्स आते थे थ्रू वाटरवेज, ठीक है। या बाहर के जो मर्चेंट्स थे, बाहर के जो फॉरेन ट्रेडर्स थे वो इंडिया आए, अपनी कुछ चीजें, अपना कुछ फैशन लेकर आए, तो वो इन्हीं वाटरवेज के जरिए आए थे, ठीक है। तो वाटरवे जैसे कि मैंने आपको बोला ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है और काफी सूटेबल भी है। हेवी से हेवी लोड, बल्कि से बल्कि गुड्स ये अपने साथ कैरी कर सकता है और ये काफी एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी, इससे माहौल को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। सो अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो नेविगेशन वाटरवे का मतलब जहाँ पे वो वाटरवे, वो समंदर या वो पानी का इलाका जहाँ से बोट वगैरह गुजर सकते हैं, ठीक है, यानी जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन काफी हद तक हो सकता है। अब देखो यहाँ पे तो छोटी छोटी नदियां भी होती है लेकिन उसमें ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो छोटी नदियां होती है, काफी हद तक वो लिमिटेड होती है। तो वो लेके हम यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, पूरा एक रिकॉर्ड नहीं बता रहे आपको, हम यहाँ पे आपको बता रहे सिर्फ नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब जहां से बोट वगैरह, ठीक है। तो वो यहाँ पे है, दैट इज 14,000। सो उसमें से 685 किलोमीटर जो है वो मैकेनाइज्ड वेसल से, मतलब वो वेसल्स होते हैं, वेसल्स कहलाते हैं। वो मतलब का होगा वो 5 से 10 होती है, उसमें से जो आप की बात है जो वेव होती है वो काफी होती है, वहां पे छोटा सवाल नहीं कर सकता मीटर्स। दूसरा जो रिवर है जो नेशनल वाटरवे कहलाता है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है। और ये कहाँ से कहाँ, मतलब जो गैप है तागिया से लेके दुबरी, ठीक है, ये 891 किलोमीटर है और यहाँ से ये माना जाता है नेशनल वाटरवे नंबर 2, यानी दूसरा नेशनल वाटरवे। उसका उसके बाद वेस्ट कोस्ट जो है केरला, विशाखापट्टनम जो है, ठीक है, उसमें कोटापुरम कोला
चंपाकरी कैनल्स। तो इस तरह जो वाटर कैनल्स है ये दूसरे यानी कि तीसरे नेशनल वाटरवे माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर्स का मतलब यानी गोदावरी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी निकलती है, वो सारी की सारी नेशनल वाटरवे नहीं कहलाएंगे। स्पेसिफाइड यानी कुछ स्पेसिफाइड रास्ते हैं जो नेशनल वाटरवे कहलाते हैं, जैसे कि पौंडीचेरी से लेके ये स्ट्रेच होते हैं कैनल्स, और ये 1078 किलोमीटर्स है। ठीक है, उसी तरह ब्रह्मणी रिवर है उसका, और मताई रिवर, ये दो जो महानदी और ब्रह्मणी रिवर बाद में इसी के चैनल से मिल जाते हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे मतलब जानेंगे। तो अगर हम बात करें मतलब इंडिया की, तो यहाँ पे 12 मेजर नोटिफाइड छोटे छोटे पोर्ट्स है। 12 मेजर है उसमें, 200 मतलब उसमें नोटिफाइड है वो छोटे पोर्ट्स है। ठीक है, और वो हैंडल करते हैं इंडिया का फॉरेन ट्रेड। इसमें से जो कच्छ है गुजरात का, वहां से होकर वो जो पहला पोर्ट है वो डेवलप किया गया। पहले गुजरात में ही करते थे, लेकिन जब इंडिपेंडेंस हासिल हो गई, ठीक है, उसके बाद मुंबई वो शिफ्ट हुआ। और वो इंडियंस ने शिफ्ट नहीं किया था, वो ब्रिटिश ने चेंज किया था, क्योंकि मुंबई पहले ब्रिटिश की प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो उन्होंने कच्छ से मुंबई एक तरह का शिफ्ट किया था पोर्ट को। ठीक है, तो सारी जो चीजें हैं, सारे जो ट्रेड वगैरह है वो मुंबई पोर्ट से हुआ करते थे। सो उसके बाद क्या हुआ कि जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया पार्टीशन के बाद, तो जो कराची पोर्ट था वो भी हमने खो दिया, क्योंकि जो पाकिस्तान की साइड से जो कराची है वो भी इंडिया का जाना माना पोर्ट था, जहां से अच्छी खासी ट्रेड हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद हमें छोटे बड़े पोर्ट्स की ज्यादा जरूरत पड़ी, तो नए नए पोर्ट्स को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे कि इसमें यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ये भी एक अच्छा खासा पोर्ट माना जाता है। यहाँ का जो डल लेक है, इसमें बहुत सारी चीजें आप देखते हो, कितना ट्रेड होता है, सब्जी वगैरह का ट्रेड इसमें होता है। फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, ठीक है, तो हर तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिव जो है वो आने लगी। तो मुंबई सबसे ज्यादा बिगेस्ट पोर्ट माना जाता है, वेल शेटर्ड। एंड जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने काफी सारा मतलब इस पोर्ट के ऊपर काफी सारा काम किया था। और इन्होंने कहा था कि एक हब है। हब का मतलब जो सेंटर होता है, ठीक है, जो सेंटर शासन जो अपने साथ बहुत सारी चीजों को जोड़े रखता है। तो अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू, जो पोर्ट है मुंबई का, वो एक तरह से इंडिया का हब है, ट्रेडिंग हब। ठीक है, उसके बाद मरगैमो, ठीक है, जो गोवा का पोर्ट है, उसमें ज्यादा आयरन और एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, कर्नाटका है, मैंगलोर है, जो इसी मतलब कोल माइंस वगैरह जो है, तो पास में ही जब माइंस वगैरह होती है उसके बाद पोर्टिंग में काफी ज्यादा सहूलियत हासिल होती है। लाइक आयरन ओर है, आयरन ओर के पोर्ट्स वहां वहां रखे गए जहाँ पे आयरन ओर बेसिकली निकलता था, ताकि
वो आए दिन मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा खर्चा करना पड़े। तो क्या होता था कि पोर्ट्स वहीं पे रखा जाता था जहां पे वो सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद जो ईस्ट कोस्ट है, ठीक है, ईस्ट कोस्ट की तरफ या साउथ ईस्टर्न कोस्ट जो है, जो तमिलनाडु की तरफ है, तो वो भी एक तरह का रिच हिंटरलैंड माना जाता है। व्हाट इज हिंटरलैंड, हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये वो लैंड माना जाता था जहाँ पे मेन मार्केट हुआ करता था। मतलब हिंटरलैंड पहले मतलब प्रीवियस हिस्ट्री में वो लैंड माना जाता था जो राजा के मतलब जो टेरिटरी होती थी, किंग की जो टेरिटरी होती थी, उसके अलावा जो बस्ती रहती थी वो हिंटरलैंड माना जाता था, ठीक है। यानी जो राजा के पैलेस के बाहर जो बस्ती होती थी, तो हिंटरलैंड का यहाँ पे मतलब कि ये जो बस्ती होती थी वहां पे आए दिन बहुत अच्छा ट्रेड होता था। और तमिलनाडु काफी रिच इन ट्रेड है, वहां के मतलब कस्टम्स से लेके वहां के रिलीजन्स तक, ठीक है। तो हर तरह से वो ट्रेड करते थे लार्ज वैरायटी में, ठीक है। उसके बाद जैसे कि कार्गोज वगैरह, आर्मी की गुड्स, वो सारी चीजें वहीं से लेके जाते थे। जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, श्रीलंका, मालदीव्स, तो वो उनके साथ जो ट्रेड होता था वो कोस्टल इलाकों से होता था, चेन्नई, केरला, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, विशाखापट्टनम जो है, तो वहां से भी अच्छी खासी ट्रेड हुआ करती थी, और वो वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट भी माना जाता था। यानी वहां पे काफी अच्छी प्रोटेक्शन मिलती थी हमारे प्रोडक्ट्स को, मतलब लुटेरे वगैरह वहां पे इस तरह की चीजें, इस तरह का थ्रेट नहीं हुआ करता था। सो ये जो पोर्ट्स है ओरिजिनली, तो ये किस आयरन, किस मिनरल को एक्सपोर्ट करने के लिए मुकर्रर किए गए थे, आयरन ओर को, क्योंकि वो काफी बल्की चीजें होती थी, काफी मतलब भारी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था, इसीलिए ये पोर्ट इसी मतलब इसी स्पेशलाइज के लिए वहां पे रखे गए थे, मुंबई वगैरह। लेकिन हम देखते हैं अब हर तरह का वहां पे ट्रेड होता है, बहुत सारे, मतलब ब्रह्मपुत्रा बेसिन की बात करें, गंगा बेसिन की बात करें, तो काफी, या हुगली रिवर की बात करें, तो ये काफी सब्सिडियरी पोर्ट्स अब माने जाते हैं। और आए दिन अब हम देखते हैं एक नया पोर्ट फिर से डिस्कवर किया गया है, कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता भी एक अच्छा पोर्ट है जहाँ पे ट्रेडिंग काफी अच्छी होती है दूसरी कंट्रीज के साथ, समझ आया। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो इम्पोर्टेंस है वाटरवेज में, तो इसकी काफी ज्यादा अच्छी इम्पोर्टेंस है। और वाटरवेज मैंने पहले ही बोला काफी चीप है, तो इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं जाता है, और ये जो ट्रेडिंग है काफी आसानी से देखने को मिलते हैं। एंड थ्रू आउट वर्ल्ड हम पहुंच सकते हैं थ्रू वाटरवेज, थ्रू आउट वर्ल्ड, मतलब काफी कनेक्शंस हमें काफी जोड़ता है वाटरवेज एक दूसरे कंट्री को आपस में। तो जो रूट्स है, ठीक है, बस मतलब रास्ता पता होना चाहिए, तो जो रूट्स वगैरह है तो हमें खुद ब खुद मिल जाती है, और दूसरी कंट्रीज के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, जो वाटर है उसमें पब्लिक मतलब स्पेसेस वगैरह, ये सारी चीजें काफी अच्छे से मिल जाती है, हमें अपनी स्पेस मिलती है, हम अपने गुड्स की अच्छे से सिक्योरिटी कर सकते हैं। सेकंड, ये जो वाटरवेज है, मतलब आसपास अगर आप देखोगे जहां पे भी वाटरवे मिलता है, तो वहां की जो लैंड होती है वो काफी अच्छी होती है, यानी वो काफी प्रोडक्टिव लैंड होती है, वो सॉइल काफी फर्टिलिटी, सॉइल में काफी फर्टिलिटी आ जाती है, ठीक है। सेकंड, फ्यूल एफिशिएंट है, इसमें ज्यादा फ्यूल भी नहीं जाता, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। और हेल्थ वाइज भी काफी अच्छा, जब एनवायरमेंटल हेल्थी है तो हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। एंड ये की रोल है, की रोल किसका है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज का, रिक्रिएशन का, यानी कि अगर किसी को साइट सीइंग का भी शौक होता है, तो रिक्रिएशन जो फीलिंग होती है हमारी आउटिंग की, या हम बाहर जाए, तो साथ साथ वो चीजें भी हो जाती है, हम वर्ल्ड को डिस्कवर कर लेते हैं, अलग अलग वाटरवेज देखते हैं, रास्ते देखते हैं, उनसे कुछ इंसान एक्सपीरियंस भी करता है। और जो वाइल्ड लाइफ वगैरह है, ठीक है, उनको कोई भी डर नहीं रहता है। जैसे कि हम पहले क्या करते हैं, अगर हम रोडवे से जाते हैं या एयरवे से जाते हैं, तो दोनों सूरतों में हम माहौल को काफी नुकसान पहुंचते हैं। एंड इससे क्या होता है, इससे स्पीशीज का जो हैबिटेट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अगर हम वाटरवे से सफर करेंगे तो उसके अंदर की जो स्पीशीज है उनको थ्रेट नहीं रहता है,
ठीक है। सो एंड पहले की अगर हम बात करें एंशियंट इंडिया की, तो पहले क्या होता था, हमारी बाउंड्रीज तो मतलब स्पेसिफाइड नहीं थी कि बाउंड्रीज वगैरह है, या हमारा मतलब कुछ बांध के नहीं होता था, तो बिना आराम से हम लोग ट्रैवल करते थे। लेकिन जब से बाउंड्रीज हो गई, ठीक है, तो समंदरी रास्ते भी इसी इसी वजह से नेशनल वाटरवेज कहलाई, क्योंकि हमने अपनी अपनी बाउंड्रीज को कवर कर लिया था। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फॉरेन कंट्रीज जो है वो फिर से यहाँ पे कब्जा कर सकती थे। मतलब व्हाट अगर मतलब ये चीजें देखी जाए कि हम बिना हिचकिचाहट के ट्रेड कर सकते हैं थ्रू वाटरवेज, लेकिन ये भी समझना है कि हमारे ऊपर वो खतरा भी हो सकता है। ठीक है। एंड ये क्विकर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जब से कि मतलब अलग अलग इन्वेंशन हुई है शिप के अंदर, या जो मैकेनिकल वेसल्स है, छोटे छोटे बोट्स है, इसके अंदर काफी इन्वेंशंस हुए हैं। तो पहले की तरह वो बोट्स नहीं जो मतलब मतलब महीनों लगाए चलने के लिए, नहीं, आजकल इनके अंदर अलग अलग इंजन आए हैं जो स्पीड को काफी बढ़ाते हैं। ठीक है। देन मैंने ये जो बताया कि इसमें ये एक चीप मतलब माना जाता है वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये जो चलता है इसमें मोस्टली कोल या आयरन ओर से चलता है। ठीक है। और ये लिमिटेड एरियाज में ही जा सकता है। एंड अगर फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आप ये लिखेंगे कि सीमैन जो है, मतलब जो सफर कर रहा हो, चाहे नजदीक हो या दूर हो, तो वो कैरी कर सकता है हेवी लोड्स। ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस में ज्यादा ये यूज होता है, ये काफी मतलब फ्रेंडली है। अगर बात करें एडवांटेज की, तो ये अफोर्डेबल है एज कंपेयर टू रेलवेज एंड रोडवेज, ये काफी अफोर्डेबल है। ठीक है। सेकंड, इसमें हेवी आइटम्स जो रहते हैं वो मोस्टली जैसे मशीनरी आइटम्स है, इंडस्ट्रियल पार्ट्स जो रहते हैं हमारे, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज, उनके लिए जो पार्ट्स वगैरह आते हैं, तो वाटरवेज ही बेस्ट सोर्स है कि उन तक अच्छे से विदाउट किसी नुकसान के वो पहुंच सकता है। ठीक है। एंड अगर आपको डिसएडवांटेज लिखना हो वाटरवे का, तो पहले आप इसमें लिखेंगे कि जैसे ये नेचर ट्रैक है, मतलब ये जो रास्ता है इसमें इंसान का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो पानी है, ऑब्वियसली ये नेचर ट्रैक है, तो इसमें कैनल्स का मतलब वो एक्सेप्शन है, जब हम कैनल्स वगैरह से गुजरते हैं तो फिर भी वहां पे उतना खतरा नहीं रहता है। लेकिन आए दिन हम ये जो रूट है, कभी ऐसा हो जाता है कि तूफान आ जाता है, ठीक है, वेव ज्यादा चलने लगती है, तब हमें रुकना पड़ता है। उसी वजह से हमारी ट्रांसपोर्ट या मतलब जो डिलीवरीज होती है, ट्रेड डिलीवरीज, वो डिले हो जाती है। उस वजह से ये काफी लो ऑपरेटिंग कॉस्ट माना जाता है। समझ आया? यस मैम। सो क्लास हो गई, आप लिख कीजिए।
लीव करी मीटिंग।